हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम एक बार फिर आपके साथ उपस्थित है क्लास 11th के एग्रीकल्चर बायो का जो एक नया अध्याय आवर्त पीजी पाठों में जनन, लैंगिक जनन एवं विकास को लेकर हमने पिछले कुछ क्लासों में आवर्त बीजी पाठों के बारे में ही पढ़ा, उनकी बाह्य आकारिकी और लक्षणों के बारे में हमने पढ़ा था। आज अपन आवर्त बीजी पाठों की लैंगिक जनन एवं उनका विकास कैसे होता है, कैसे एक पौधे से दूसरे पौधा निर्माण होता है वो पढ़ेंगे। आवर्त बीजी पाठों में कैसे ये चीजें होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो शुरू करते हैं हमारा ये नया सा अध्याय। सबसे पहले लैंगिक जनन और उससे भी पहले जनन क्या होता है। अब जनन क्या होता है या प्रजनन क्या होता है। जनन अर्थात जो सजीव होते हैं वो अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपने इस वर्ल्ड में, इस संसार में अपनी उत्तरजीविता रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, अर्थात अपनी संख्या में कोई कमी ना आए, अपनी संख्या को लगातार एक स्तर तक बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, ये जनन करते हैं। अगर जनन नहीं हो तो क्या होगा? जनन क्रिया नहीं हो तो क्या होगा? मान लो एक पौधा है जिसने जनन क्रिया करना बंद कर दिया, ठीक है, प्रजनन क्रिया करना बंद कर दिया। ये जानवर है, कुत्ते को ही अपन मान लेते हैं, एक कुत्ता होता है, उसने अगर जनन क्रिया करना बंद कर दिया तो क्या होगा? नए कुत्ते जन्म नहीं लेंगे। नए कुत्ते जन्म नहीं लेंगे तो क्या होगा? अब नए कुत्ते जन्म नहीं लेंगे तो पुराने जो भी कुत्ते हैं जो इस समय में हैं, नए कुत्ते तो बनेंगे नहीं। पुराने कुत्तों की भी तो एक लिमिटेड आयु होती है, उनका भी तो जीवन काल निश्चित होता है। वो निश्चित जीवन काल तक अपने पहुंचेंगे फिर मर जाएंगे। इस प्रकार अगर जनन क्रिया नहीं होगी तो पुराने वाले कुत्ते सभी ना सभी किसी ना किसी समय में तो मरेंगे। 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद तो वो सब कुत्ते मर जाएंगे। तो कुत्ते नाम की जो प्रजाति है वो विलुप्त ही हो जाएगी। कुत्ते नाम बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो वो संसार में उनकी प्रजातियां बनी रहे, सजीवों की प्रजातियां बनी रहे, खत्म ना हो, ठीक है, लगातार उनका कोई ना कोई प्रतिनिधि यहाँ पर बना रहे, इसलिए वो क्या करते हैं? जनन करते हैं। तो जनन की परिभाषा ही यही है कि सजीवों द्वारा अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए अपने समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन या प्रजनन कहलाता है। देखिए, जनन क्या होता है? सजीवों द्वारा अपने उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए सजीवों द्वारा अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन या प्रजनन कहलाता है। जनन या प्रजनन कहलाता है, ठीक है। अब आवर्त बीजी पाठों में जो जनन क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है, 2 विधियों से होती हैं। वैसे तो जनन क्रिया ही टोटल 4 प्रकार की होती है: लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन और अनिषेक जनन, ठीक है। ये 4 प्रकार की नॉर्मल जनन क्रियाएं होती है, लेकिन आवर्त बीजी पाठों में टोटल 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, ठीक है। लैंगिक जनन की क्रियाएं होती है, लैंगिक जनन की विधियां होती है। एक तो लैंगिक विधि, ठीक है, लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो देखिए, आवर्त बीजी पाठों में जनन 2 विधियों द्वारा होता है।
जनन क्या होता है? दो विधियों द्वारा होता है, दो विधियों द्वारा होता है। एक तो लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। पहला है अलैंगिक जनन, अलैंगिक व लैंगिक जनन। कितने प्रकार का? दो प्रकार का लैंगिक जनन, ये इस प्रकार। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन में क्या होता है? पहली ही चीज हमारे लिए अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? नर व मादा युग्मक नहीं होते, नर व मादा युग्मक नहीं होते। और ये नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं होते हैं तो क्या होता है? इन युग्मकों का संलयन नहीं होता, ठीक है। संलयन नहीं हो जिसे संलयन नहीं होता, ना इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्थात निषेचन क्रिया और अर्धसूत्री विभाजन दोनों ही अलैंगिक जनन में क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो देखिए अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? बिना युग्मकों के संलयन के, बिना युग्मकों के संलयन के होने वाला जनन, बिना युग्मकों के संलयन के होने वाला जनन अलैंगिक जनन कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन में क्या होता है? जब नर एवं मादा युग्मक नहीं होते, ठीक है, नहीं होते, अर्थात नर एवं मादा युग्मकों का आपस में संलयन नहीं होता, मतलब दोनों अलग अलग ही रहते हैं, कभी अपनी जीवन के किसी भी काल में वो मिलते नहीं, अर्थात वो जो जनन होता है वो एक ही जनक से होता है, या तो न मादा जनक से होगा या नर जनक से, ठीक है, अर्थात या तो पुमंग से होगा या जायांग से होगा, ठीक है, दोनों में से एक ही जनक द्वारा होता है। बिना अर्धसूत्री विभाजन, एक ही जनक के द्वारा बिना अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन के बिना पादपों का निर्माण होता है। तो देखिए इसमें एक ही जनक द्वारा, इसमें एक ही जनक द्वारा मादा, एक ही जनक द्वारा बिना अर्धसूत्री विभाजन व बिना बिना अर्धसूत्री विभाजन व बिना व निषेचन के बिना नए पादप का निर्माण होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है? युग्मकों का संलयन नहीं होता, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और इसमें एक ही जनक के द्वारा ना अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन क्रिया के बिना एक ही जनक से क्या होता है? नए पादप का निर्माण होता है। अब ये दो प्रकार का होता है, ये टोटल दो प्रकार का होता है, इसी के आगे यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, एक तो एगोस्पर्मी और एक कायिक, सॉरी एक कायिक प्रवर्धन, ठीक है, एक एगोस्पर्मी और एक कायिक प्रवर्धन। इस जो एगोस्पर्मी है, एगोस्पर्मी में क्या होता है? देखिए एगोस्पर्मी में क्या होता है, इसमें भ्रूण का निर्माण तो होता है, अर्थात जो नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है और उसके बाद जो भ्रूण बनता है, वैसा इसमें एक ही जनक द्वारा भ्रूण का निर्माण तो होता है, लेकिन उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, अर्थात भ्रूण का निर्माण तो होता है तो होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन क्रियाएं नहीं होती है, ठीक है, एगोस्पर्मी।
एगो एगो या एगेमो स्पर्मी कहते हैं इसको, एगेमो स्पर्मी। देखिए क्या होता है इसमें, भ्रूण का निर्माण तो होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन, अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन क्रिया नहीं होती है। अभी अपन बार बार ये निषेचन आ रहा है अर्धसूत्री विभाजन से, तो अपन समझ सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, अर्थात जिनमें गुणसूत्रों की संख्या, इस विभाजन के द्वारा जनकों से जो भी संतति बनती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। जो भी कोशिकाएं विभाजित होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। और निषेचन क्रिया क्या होती है, जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं पुष्पों के अंदर, जैसे पुंकेसर और स्त्री केसर में जो परागकण और अंड कोशिका होती है, उन दोनों का जो संलयन होता है, इस संलयन की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, निषेचन क्रिया अपन कहते हैं। अब एगोस्पर्मी में क्या होता है, इसमें भ्रूण का निर्माण तो होता है, वो निषेचन क्रिया द्वारा ही क्या होते हैं, युग्मनज बनते हैं, और युग्मनज आके कोशिकाओं के विभाजन द्वारा क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें एक ही जनक द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। एगेमोस्पर्मी में क्या होता है, एक ही जनक द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है, और उसमें लेकिन भ्रूण का निर्माण तो होता है, लेकिन उस भ्रूण के अंदर ना तो निषेचन क्रिया होती है, ना ही क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो नए मतलब नए पादप का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है, अनिषेचित भ्रूण वाले बीजों से होता है। जो नया पादप का निर्माण होता है वो अनिषेचित भ्रूण वाले पादपों से होता है, मतलब ऐसे पादप से नए पादप का निर्माण होता है जिसमें बीज होते हैं वो अनिषेचित होते हैं, बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करते हैं, जैसे सिट्रस, अगोनिया आदि। तो देखिए ये लाइन के अपन लिखते हैं, इसमें नए पादप का निर्माण अनिषेचित भ्रूण वाले बीजों से होता है। इसमें नए पादप का निर्माण अनिषेचित भ्रूण वाले बीजों से होता है, अनिषेचित भ्रूण वाले बीजों से होता है। जैसे सिट्रस, अगोनिया, एग्जाम्पल के लिए देखें तो सिट्रस, ओपनसिया, अगोनिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखें, जैसे सिट्रस, ओपनसिया, रेननकुलस, तो ये तो था हमारे एगोस्पर्मी, ठीक है, अलैंगिक जनन का जो पहला प्रकार था। दूसरा है हमारा, वो है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, नए पादप का निर्माण बीजों के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से होता है, जड़, तना, पत्ती, कोई डाली, शाखा, इन सब से होता है। अर्थात नए पादप का निर्माण बीज को छोड़कर पादप के किसी अन्य भाग से हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें भ्रूण का निर्माण ही नहीं होता है। अब भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, कोई पत्ती लगी हुई है किसी पादप के, वो नीचे गिरी, जमीन के अंदर दब गई और वहां से नया पौधा हो गया, क्या कोई भ्रूण का निर्माण हुआ? नहीं, क्योंकि पत्ती के ऊपर जैसे पत्थर चट्टा होता है एक, हाँ, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा भी है, इस प्रकार से उसकी पत्ती एक होती है, पत्तियों से कई सारी ऐसी जड़ें निकली रहती है, ठीक है।
इस प्रकार की जड़ें निकली रहती हैं, ठीक है। अब ये जब पत्ती टूट के नीचे गिर जाती है, जमीन में दब जाती है, तो क्या होता है, ये जो जड़ें निकली होती है, ठीक है, वो क्या होती है, विकसित होकर नए पादप का निर्माण कर देती है। तो भ्रूण का निर्माण तो कहीं हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। पादपों का प्रवर्धन बीज के अलावा अन्य भागों से होता है। तो पादपों का जो प्रवर्धन होता है वो बीज के अलावा अन्य भागों से होता है। पादप का वह भाग जिसका उपयोग बीज नए पादप के निर्माण में किया जाता है उसे प्रवर्धक कहते हैं। तो पादप का वह भाग है वो जिससे नए पादप का निर्माण होता है उसे प्रवर्धक कहते हैं। अर्थात कोई जड़ जमीन के अंदर दब गई और नया पादप बन गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो जड़ क्या है, प्रवर्धक होती है। पत्ती जमीन के अंदर दब गई है, नया पादप बन गया, तो वो क्या है, एक प्रवर्धक है, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार के भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। इसमें नए पादप का निर्माण बीज के अलावा अन्य भाग से होता है। बीज के अलावा अन्य भागों से होता है। तीसरी चीज होती है हमारे इसमें नए पादप का निर्माण बीज के अलावा अन्य भाग से होता है। और तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि वह भाग, इसको ऐसे करते हैं, पादप का वह भाग जिससे, अर्थात कायिक प्रवर्धन में पादप का वह भाग जिससे नए पादप का निर्माण होता है उसे प्रवर्धक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन, प्रवर्धक कहते हैं, उसे प्रवर्धक कहते हैं। तो ये था हमारे कायिक प्रवर्धन और एगेमोस्पर्मी अलैंगिक जनन के बारे में, जो अपन इसमें पढ़ते हैं, आवृतबीजी पादपों में पढ़ते हैं। तो फटाफट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, क्या होता है आगे देखिए। अब कुछ मानव निर्मित विधियां जैसे कलम लगाना, कलम रोपण, इनके द्वारा भी क्या होता है, नए पादपों का निर्माण प्रवर्धन होता है। इसे अपन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। एक तो अपन ने अभी तक जो पढ़ा, जो कायिक प्रवर्धन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक रूप से अपन ने पढ़ा, जैसे पत्ती पर कोई जड़ें निकल आती है, वो अपने आप टूटकर जमीन में चली जाती हैं, ठीक है, और नए पादप का निर्माण करती है। ये प्राकृतिक रूप से होता है। कोई शाखा है वो टूट कर नीचे गिर गई और नए पादप का निर्माण हो गया, वो प्राकृतिक रूप से होता है। कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन उसे कहते हैं जैसे कि कलम रोपण या कलम लगाना। जैसे एक पादप का कोई भाग अपन ने लिया, जैसे कलम रोपण हमारे 6th और 7th क्लास की एक बहुत ही छोटी सी प्रक्रिया है इस पादप को, नया पादप उगाने की, जिसमें क्या होते हैं, एक ऐसे तिरछा काटते हैं,
ठीक है। और दूसरे पादप को क्या करते हैं, उसको तिरछे काट में ऐसे लगा देते हैं और उसको अच्छे से बांध देते हैं। वहां पर फिर एक ऐसा प्रयोग आपने पढ़ा होगा कि दूसरी टहनी पर मटकी लगा दो, उसके नीचे से तो उसके ऊपर से क्या करो, एक जो सूतली होती है या जूट का कपास का जो धागा होता है उसको उसके अंदर से भिगो कर यहाँ लाकर रख दो, जिससे उसको पानी मिलता रहे। थोड़े दिनों बाद 7-8 दिन बाद देखेंगे दूसरी पकड़ कर लेगा और ये नया पादप बन जाएगा। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो कृत्रिम विधियों द्वारा अर्थात मानव निर्मित विधियों द्वारा, अब ये मानव ही तो, मानव नहीं तो ये क्या है, कलम लगाना कलम रोकना, ये मानव के द्वारा ही निर्मित है। तो मानव निर्मित विधियों जैसे कलम लगाना, कलम रोपण आदि के द्वारा नए पादप का निर्माण कृत्रिम कायक प्रवर्धन कहलाता है। तो ये आप चीज नोट बना के लिख लें। क्या नोट बना के लिखना है, जैसे मानव निर्मित विधियों जैसे कलम लगाना, जैसे कलम लगाना, कलम रोपण आदि द्वारा नए पादप का निर्माण करना कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ये क्या कहलाता है हमारा, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है। तो अर्थात कलम रोपण, ये मानव निर्मित जो विधियां होती है, इनके द्वारा क्या करना, नए पादप का निर्माण करना कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब पढ़ते हैं अपन लैंगिक जनन के बारे में। देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है, दूसरा है हमारा लैंगिक, अलैंगिक तो चला गया, अब ये लैंगिक जनन। अब कायिक परिवर्तन में क्या होता है, कायिक परिवर्तन में अपन ने और भी कई चीजें देखते हैं, जैसे छोटी क्लासों में हाइड्रा का जो मुकुलन होता है, इन सब चीजों से क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। द्विखंडन, बहुखंडन, ये चीजें अपन ने पढ़ी है, पादपों में भी ऐसा होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, पहली चीज तो यह है कि इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। फिर दूसरी चीज, जो चीजें कायिक लैंगिक अलैंगिक जनन में नहीं हुई थी वो लैंगिक जनन में होती, वहां भ्रूण का निर्माण नहीं होता था, यहाँ भ्रूण का निर्माण होगा। वहां अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है। वहां निषेचन क्रिया नहीं होती थी, यहाँ पर निषेचन क्रिया होती है। तो इसमें भ्रूण के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन में निषेचन क्रियाएं होती हैं। फिर इसमें नर व मादा युग्मकों का जो निर्माण होता है वो नर जननांग और मादा जननांग से होता है। नर जननांग और मादा जननांग में से होता है, और उनमें कैसे होता है, उनमें अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा होता है। नर जननांग और मादा जननांग का विकास होता है। ठीक है, नर व मादा युग्मन जो युग्मक होते हैं वो संलयन करके क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। देखिए नर व मादा युग्मक होते हैं वो आपस में विभाजित होकर युग्मक होते हैं वो संलयन करके युग्मनज बनाते हैं, द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। तो ये चीजें अपन लिखते हैं। जैसे पहली चीज इसमें लैंगिक जनन में इसमें भ्रूण का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन, इसके भ्रूण के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन दोनों क्रियाएं
क्रियाएं होती है। ये दोनों ही क्रियाएं हमें देखने को मिलती है किसमें, भ्रूण के निर्माण में, अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन में, दोनों क्रियाएं हमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, नर व मादा युग्मकों का निर्माण जो होता है वो नर व मादा जननांशों से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो नर, इसमें क्या होता है, नर व मादा जननांगों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्रमशः नर युग्मक व मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है। किसके द्वारा, कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। जिससे क्या होता है कि नर व मादा युग्मक अगुणित होते हैं, अर्थात इनमें, ठीक है, नर व मादा जननांगों में द्विगुणित, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या होती है उसका आधा रह जाता है अर्धसूत्री विभाजन में, आधा इसमें और आधा इसमें। जैसे मनुष्य में 23 गुण, टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, ठीक है। प्रत्येक नर व मादा में 46 गुणसूत्र होते हैं और उनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन से जो नर युग्मक शुक्राणु होता है उसमें कितने होते हैं, टोटल 23 गुणसूत्र होते हैं और इसमें भी क्या होता है, 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये चीजें होती हैं हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो नर व मादा युग्मकों के संलयन से क्या होता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। अब बाद में ये नर व मादा युग्मक जो बने ये आपस में निषेचन क्रिया द्वारा युग्मनज बनाते, आपस में जुड़ते हैं, संलयन करते हैं। तो नर व मादा युग्मक आपस में संलयन करके द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। अब ये तो हो गए लैंगिक जनन के बारे में कुछ अच्छी खास बातें। अब लैंगिक जनन में और क्या होता है, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, जो नया पादप बनता है उसमें नर एवं मादा युग्मक संलयन होते हैं। मतलब आधे जो गुण होते हैं नर युग्मक से, आधे जो होते हैं मादा युग्मक से आते हैं। अर्थात लैंगिक जनन में बनने वाले पादप में नर व मादा दोनों के जनकों के गुण आते हैं, इसलिए ये परिवर्तन दिखाते हैं। ये अपनी जनक संतति से क्या दिखाते हैं, परिवर्तन दिखाते हैं। बाकी जो अलैंगिक जनक था उसमें एक ही जनक द्वारा क्या होता था, नए पादप का निर्माण होता था, तो सारे के सारे गुण उसी एक जनक से आते थे। तो जो नया पादप था वो बिल्कुल अपने पुराने जनक से मिलता जुलता होता था, बिल्कुल 100% वो समान होता था। लेकिन इसमें समान होने की, लैंगिक जनन में समान होने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मकों के संलयन के कारण होता है। इसलिए जो भी नया पादप उगता है उसमें दोनों के गुण आते हैं, जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जिससे क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जो प्रजाति विकास के लिए आवश्यक है। नोट बना के इस चीज को लिखिए, आपको क्या लिखना है। लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन से बनने वाले नए पादप में नर व मादा दोनों जनकों के गुण, दोनों जनकों के क्या आते हैं, गुण आते हैं, जिससे विभिन्नताएं
जिससे पादपों में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जो दोनों जनकों के गुण आते हैं जिससे विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जो एक जो प्रजाति विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसके लिए? प्रजाति विकास के लिए ये चीजें अत्यंत आवश्यक है। कौन सी? लैंगिक जनन। क्योंकि इससे नए पीढ़ी में जो गुण आते हैं वो दोनों के आते हैं, जिससे वो अपने माँ बाप से क्या होती है, अपने जनक संततियों से कुछ ना कुछ तो भिन्न होती ही है। और भिन्न होने के कारण हमें नई नई प्रजातियां प्राप्त होती है, नए नए प्रकार के गुण हमें देखने को मिलते हैं। अब पौधों में जो लैंगिक जनन होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा है। ये कहाँ होता है? पुष्पों में होता है। लैंगिक जननांग होता है, हमारे पादपों का जो जननांग होता है वो पुष्पों में होता है। अब एक पूरे पुष्प में क्या होते हैं? टोटल 4 भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, सायांग, ये चीजें होती हैं। ठीक है, इनके बारे में अपन ने पढ़ा भी है पहले। ठीक है, तो देखेंगे अगला। पादपों में लैंगिक जनन के लिए विशेष संरचना पुष्प होती है। ये एक विशेष संरचना पाई जाती है, पुष्प होती है। अब पुष्प में देखिए, एक पुष्प में क्या होता है? एक पुष्प में बाह्य दलपुंज, उमंग व जायांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले ले आप इसका। देखिए क्या होता है। अब पुष्प के बारे में हम जानते हैं। देखिए पुष्प क्या होता है। पुष्प में 2 अंग होते हैं, ये भी अपन ने पढ़ा है। कौन कौन से? एक तो सहायक अंग और एक होते हैं आवश्यक अंग। ये सहायक है तो नाम से पता चलता है किसी ना किसी चीजों की सहायता करते होंगे। तो ये परागकर्ता होते हैं, कीट, कीड़े मकोड़े, इनको आकर्षित करने की क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और जो आंतरिक जननांग होते हैं, इन आवश्यक अंगों के अंदर ही, इन सहायक अंगों के अंदर क्या पाए जाते हैं? हमारे आवश्यक अंग पुमंग और जायांग पाए जाते हैं, तो इनकी रक्षा करने का कार्य करते हैं। तो इनका कार्य क्या है? परागकर्ता का आकर्षण करना तथा आवश्यक अंगों या पुष्प की सुरक्षा करना। ठीक है,
देखिए बेटा, अब इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं बाह्य दल? बाह्य दलपुंज। इस बाह्य दलपुंज का प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है? बाह्य दल। याद करें पीछे वाली जो क्लास है, जो पुष्प के बारे में अपन ने पढ़ा है, ये दलपुंज होता है। दूसरा इस पर दलपुंज के जो प्रत्येक सदस्य होता है उसको अपन दल कहते हैं। बाह्य दलपुंज ये हरा रंग का होता है, ठीक है। ज्यादातर कईयों में ये रंगीन होता है जो परागकर्ता को आकर्षित करता है, कईयों में ये हरे कलर का होता है। जैसे अब हरे कलर का तो होता है जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी होती है। दलपुंज में क्या होता है? ये विभिन्न प्रकार के रंगीन होते हैं, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, जो क्या करते हैं? कीटों को आकर्षित करते हैं, अर्थात परागकर्ता को आकर्षित करते हैं। आवश्यक अंग क्या होते हैं? ये ऐसे अंग है जो क्या करते हैं? जनन। ये लैंगिक जनन का कार्य करते हैं। ये किसका कार्य करते हैं? लैंगिक जनन का। आवश्यक अंग जो भी होते हैं वो लैंगिक जनन का कार्य करते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं? पुंगंग। इसमें कौन से आते हैं? पुंगंग, ये नर भाग है, ठीक है। इसमें कौन आते हैं? पुंकेसर आते हैं। इसमें सारे पुंकेसर आते हैं। दूसरा है हमारा जायांग। जायांग में क्या होता है? जायांग के अंदर ये मादा भाग है, ये क्या है? ये मादा भाग है। इसमें सारे स्त्री केसर आते हैं, इसमें सारे स्त्री केसर आते हैं, ठीक है। ये पुंकेसर को क्या कहते हैं? नर युग्मक, और इसको क्या कहते हैं? मादा युग्मक, ठीक है। इन मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में क्रिया करते हैं, जैसे कौन सी क्रिया कहते हैं? निषेचन क्रिया होती है। ये जब आपस में जो नर युग्मक प्लस मादा युग्मक आपस में क्रिया करते हैं निषेचन, जिससे बनता क्या है? युग्मनज बनता है। उससे क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज बनता है। इससे क्या बनता है? हमारा युग्मनज बनता है। तो ये है हमारे आज का जो टॉपिक है, ठीक है। आज अपन ने पढ़ा है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में, जो आवृतबीजी पादपों में होता है उसके बारे में सामान्य जानकारी हमने प्राप्त की है। कल से अगले आने वाली क्लास में अपन क्या करेंगे? अपन पढ़ेंगे नर जननांग और मादा जननांग के बारे में, कि कैसे इनमें जो नर जननांग होता है पुंगंग और जायांग बनते हैं। इन पुंगंग और जायांग के अंदर से कैसे पुंकेसर और स्त्री केसर परागकण और परागकण बनते हैं, ठीक है। तो ये नर युग्मक होता है, ठीक है। हाँ, ये नर युग्मक के रूप में यहाँ पे होता है, देखिए परागकण, ठीक है। और यहाँ होता है मादा युग्मक के रूप में होता है यहाँ पर अंड कोशिका, ठीक है। ये आपस में क्रिया करके बीज भ्रूण का निर्माण होता है। तो आने वाली क्लास में अपन नर एवं मादा जननांगों के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप इसका। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी पढ़ाया है आज की क्लास में, अपने नया अध्याय जो शुरू किया उसमें आपको समझ में आया होगा। आने वाली क्लास में अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे, एग्जाम की तैयारी करते रहे। एग्जाम आ चुके हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।